एक गुड न्यूज़ है सभी स्टूडेंट के लिए जिन्होंने अभी तक हमारे कोर्सेज में एनरोल नहीं किया, क्योंकि अब हम लेके आए हैं एक बिग ऑफर आप सबके लिए जिसमें आपको सभी कोर्सेज में हाई डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप क्वालिटी स्टडी मटेरियल पढ़ना चाहते हैं तो अभी इंस्टॉल करो हमारी JKSS बी ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऐप को और आज ही बाय करें कोर्स को। हम अपने स्टडी मटेरियल पे गारंटी दे रहे हैं, आपकी 100% सिलेक्शन होगी। Hi everyone, welcome to JKSSB online tutorial. This is Varsharani here. In this video, we will discuss Jammu Kashmir Reorganization Act 2019. So let's start. Jammu Kashmir Reorganization Act 2019. इसका मतलब है कि रीऑर्गेनाइज किया गया स्टेट को हमारी अलग अलग यूटीज के अंदर। हमारी एक पूरी स्टेट थी पहले, जम्मू कश्मीर स्टेट। इसकी 2 यूटीज बना दी गई। कौन कौन सी यूटीज बनाई गई? अब 2 यूटीज बनाई, जम्मू एंड कश्मीर यूटी एंड यूटी ऑफ लद्दाख। अब किस आर्टिकल ने पार्लियामेंट को ये पावर दी कि आप अल्टर कर सकते हो नेम्स को या स्टेट को या उनकी बाउंड्री को या पूरा पॉलिटिकल मैप। फिजिकल मैप हम चेंज नहीं कर सकते, कोई भी चेंज नहीं कर सकता अपने देश का। पहाड़ जहां है वो वहीं रहेंगे, प्लेन जहां है वो वहीं रहेंगे, लेकिन पॉलिटिकल मैप अपना आप चेंज कर सकते हैं। कि अंदर अगर एक स्टेट है बड़ी सी, उसकी आप 2 छोटी छोटी स्टेट बना सकते हो, छोटी छोटी यूटीज बना सकते हो, जोड़ सकते हो 2 स्टेट्स को एक साथ और नाम चेंज कर सकते हो। तो ये आर्टिकल 3 जो है ना, ये एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि आप इस तरह की चेंजेस यहाँ पे ला सकते हैं और न्यू स्टेट्स भी बना सकते हैं, न्यू यूटीज बना सकते हैं, जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। लेकिन एक दिक्कत थी, ये आर्टिकल पूरे इंडिया में अप्लाई हो जाएगा आर्टिकल 3, लेकिन जम्मू कश्मीर में अप्लाई नहीं होगा। ये क्या कहानी है? देखो यहाँ पे ना बहुत लंबी कहानी है। जम्मू कश्मीर के अंदर सिर्फ 3 चीजों के ऊपर चीजें आराम से अप्लाई हो सकती थी। जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ था उसके बाद ये बातें आई थी। क्या क्या चीज? डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स के बाद यहाँ पे आते टेली कम्युनिकेशन, जो सैटेलाइट्स वगैरह होते हैं ना, जो टीवी वगैरह देखते हो आप। टेली कम्युनिकेशन, डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स, सिर्फ इन 3 चीजों के बारे में अगर सेंटर लॉ बनाना चाहे तो जम्मू कश्मीर के ऊपर वो बना सकती है। और इनमें भी अगर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से कोई चीज लानी हो यहाँ पे, तो उसके लिए भी यहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी या लेजिस्लेटिव असेंबली, उसको कंसल्ट करना पड़ेगा प्रेसिडेंट को इसके बारे में भी, ठीक है। लेकिन अगर इसके अलावा वाले कोई फील्ड होंगे, इन तीनों को छोड़ के कुछ और चीजों के ऊपर कुछ लॉज बनाने हैं अगर, तो फिर प्रेसिडेंट को यानी सेंटर को पूरा जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की परमिशन चाहिए, इनकी मंजूरी चाहिए वहां पे बेसिकली। लेकिन आप देखो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1951 में बनी थी और 1957 में 26 जनवरी के दिन डिसॉल्व हो गई, खत्म हो गई। और इसने कुछ नहीं बताया कि आगे कैसे क्या होगा, हमारी जगह पे कौन काम करेगा, ठीक। तो आर्टिकल 370 जो होता है वो शील्ड करता है वो जम्मू कश्मीर को। दूसरे जो भी लॉ सेंटर के हैं वो यहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की इजाजत के बिना यहाँ अप्लाई नहीं हो सकते, ऐसा बोलता है आर्टिकल 370, ठीक। आर्टिकल 370 के अंदर बहुत सारे प्रोविजंस हैं, ठीक। अच्छा जी, तो अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो है नहीं, अब क्या करें? लॉज अगर लाने हैं तो क्या करें? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पूछते, लेकिन वो तो है ही नहीं। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं है तो आर्टिकल 367 के अंदर, ये एक इंटरप्रिटेशन आर्टिकल है, ये आर्टिकल 367। इसके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इक्वल हो जाती है लेजिस्लेटिव असेंबली के। तो स्टेट की जो लेजिस्लेचर है अब ये इसका काम कर सकती है। अच्छा जी, लेकिन इस बार क्या था, जब 2019 के अंदर ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, उस टाइम में ना जम्मू कश्मीर में लेजिस्लेटिव असेंबली भी नहीं थी। अच्छा, तो अगर लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है तो प्रेसिडेंट अगर रूल लगा है ना, तो तब हटा सकते हैं आर्टिकल 370 के प्रोविजन को। अब एडिट कैसे करें हम? पहले हमें आर्टिकल 370 के प्रोविजन को ही एडिट करना होगा जो इजाजत दे दें आर्टिकल 3 को अप्लाई करने की। सिंपल, आपको ये समझ में आया?
आर्टिकल 370 शील्ड का काम कर रही है यहाँ पे। और हमें अगर आर्टिकल 3 को यहाँ पे अप्लाई करना है, यहाँ की स्टेट को रीऑर्गेनाइज करना है, जोड़ना है या तोड़ना है, या अलग अलग नाम रखने हैं, डिस्ट्रिक्ट बढ़ाने हैं, घटाने हैं, ये सब काम हम कैसे कर सकते हैं? आर्टिकल 370 के कुछ प्रोविजंस हैं जो रोकते हैं, जिनके अंदर कुछ भी लिखा होगा, इंडिया का कोई भी कानून लिखा होगा एप्लीकेबल है, एक्सेप्ट J&K लिखा होता है, मतलब जम्मू कश्मीर के ऊपर अप्लाई नहीं हो, तो उन प्रोविजंस को वहां से हटाना है। ठीक है, तो उन प्रोविजंस को हटाने के लिए क्या किया गया? यहाँ पे प्रेसिडेंट ने एक ऑर्डर पास किया 5 अगस्त को। क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली तो है नहीं, किससे कंसल्ट करेंगे? तो यहाँ पे 2018 से ही, 2018 के जून से ही सरकार गिर गई थी, तो यहाँ लग गया था क्या? गवर्नर रूल। तो गवर्नर रूल लगा, और उसके बाद लगा 6 महीने के बाद ही प्रेसिडेंट रूल। देखो कहानी क्या है, प्रेसिडेंट रूल डायरेक्ट लग नहीं सकता, और अगर प्रेसिडेंट रूल लगा हो ना अगर, तो तब लेजिस्लेटिव असेंबली पार्लियामेंट के बराबर होती है, यानी पार्लियामेंट जो होता है ना वो लेजिस्लेटिव असेंबली के बराबर होता है, और वो लॉ बना सकता है स्टेट के लिए। ठीक, प्रेसिडेंट रूल के अंदर पार्लियामेंट लॉ बना सकता है जम्मू कश्मीर के लिए, लेकिन प्रेसिडेंट रूल डायरेक्ट नहीं लगता, गवर्नर रूल पहले चाहिए। तो 2018 के जून में पहले गवर्नर रूल लगता है, सरकार गिरती है। हमारी लास्ट सीएम रही है महबूबा मुफ्ती जी, उनकी सरकार थी वो, और बीजेपी की मिलके, पीडीपी और बीजेपी की गठबंधन सरकार थी यहाँ पे। वो सरकार जब गिर जाती है यहाँ पे तो गवर्नर रूल लगता है, फिर 6 महीने के बाद प्रेसिडेंट रूल लगता है, और प्रेसिडेंट रूल के अंदर देखो आप लेजिस्लेटिव असेंबली हो जाती है पार्लियामेंट के बराबर, यानी पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव असेंबली के बराबर हो जाती है। पार्लियामेंट यहाँ पे रूल बना सकती है, कानून बना सकती है, कुछ भी कर सकती है ऐसी में। ठीक है, तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं? एक ऑर्डर पास करते हैं। कब हुआ ये? 5 अगस्त को। ठीक, और इस ऑर्डर का नाम होता है द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019। प्रेसिडेंट एक ऑर्डर निकालते हैं 5 अगस्त को 2019 में। ठीक, तो इसमें ये क्या करते हैं? खत्म कर देते हैं जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर को जो मिला था दिल्ली एग्रीमेंट 1952 की वजह से मिला था। यहाँ पे एक बार देख लो इसका नाम, दिल्ली एग्रीमेंट 1952 को इम्प्लीमेंट किया गया था 1954 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू, और इन दोनों को इसने खत्म कर दिया। आर्टिकल 35A जो है स्पेशल स्टेटस दे रहा था उसे खत्म कर दिया गया, खासकर लैंड के जो रिलेटेड थे ना आर्टिकल, और सिटीजनशिप के रिलेटेड उन सारे आर्टिकल्स को यहाँ पे खत्म कर दिया जाता है, रिपील कर दिया जाता है, और जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस उठा दिया। जब ये स्पेशल स्टेटस हट गया तो ये आम स्टेट हो गई बाकी स्टेट्स की तरह, यहाँ पे भी सेंटर के सारे लॉज चल पड़ेंगे अब। ठीक, तो अब क्या हुआ? 5 अगस्त 2019 को ही यहाँ पे बिल लाया जाता है। कौन सा बिल लाया जाता है भाई? J&K रीऑर्गेनाइजेशन बिल। ठीक है, रीऑर्गेनाइजेशन जब अभी पास नहीं ना हुई होती चीज, जब तक अभी प्रेसिडेंट उसके ऊपर असेंट नहीं दे देते तो उसे बिल ही कहेंगे। ठीक, तो ये बिल आता है 5 अगस्त 2019 को, और राज्यसभा इसको सेम उसी दिन पास कर देती है। राज्यसभा ने पास कर दिया बिल्कुल मेजोरिटी के साथ उसी दिन, तो पास कर दिया इन्होंने 5 तारीख को ही, और लोकसभा इसको नेक्स्ट डे पास करती है। लोकसभा इसको 6 अगस्त को पास कर लेती है, और प्रेसिडेंट साहब इसको असेंट दे देते हैं। मतलब ये एक्ट कब बन जाता है? प्रेसिडेंट कौन थे उस टाइम में? अभी भी वही हैं, रामनाथ कोविंद, महामहिम रामनाथ कोविंद जो होते हैं प्रेसिडेंट, ये इसको असेंट दे देते हैं 9 अगस्त को, 9 अगस्त 2019 को। देखो एक्ट कब बना? क्वेश्चन अगर पेपर में पूछा गया कि एक्ट बना कब, तो 9 अगस्त 2019 को बना भाई। ठीक है, आपने यही जो जब प्रेसिडेंट इसके ऊपर एक्सेंट दे देना तो उसको बोलते हैं एक्ट बन गया। तो 9 अगस्त को ये एक्ट बन गया, 9 अगस्त को ये एक्ट बन गया। अगर कोई बोले इंट्रोड्यूस कब करवाया गया था, तो 5 अगस्त को करवाया गया था इंट्रोड्यूस। राज्यसभा से 5 अगस्त को ही पास हो गया था, लोकसभा से 6 अगस्त को पास हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन्फोर्स कब से किया गया ये? ठीक है, इन्फोर्स कब से किया गया? 31 अक्टूबर 2019 यहां से इसको इन्फोर्स करवाया गया। और उसके
इस 31 अक्टूबर के बाद ही हमारी जो जम्मू कश्मीर स्टेट होती है वो नहीं रहती, अब इसकी जगह पे हो जाती हैं 2 यूटीज, एक यूटी ऑफ लद्दाख और एक यूटी ऑफ जे.एंड.के। ठीक है, यूटी ऑफ जे.एंड.के और यूटी ऑफ लद्दाख 2 हो जाती हैं। 31 अक्टूबर के बाद से 2 हो जाती हैं, मतलब जब इसको लागू किया जाता है। ये डेट आपने याद रखनी है, 31 अक्टूबर 2019 को लागू हो जाता है जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। अच्छा जी, इसके बारे में देखो, जम्मू एंड कश्मीर क्रिएट किया गया अंडर सेक्शन 4। जम्मू एंड कश्मीर यूटी को सेक्शन 4 के अंदर क्रिएट किया गया, सेक्शन 4 के अंदर जम्मू एंड कश्मीर, और सेक्शन 3 के अंदर लद्दाख को क्रिएट किया गया, लद्दाख यूटी को क्रिएट किया गया। अच्छा, अभी तो मैंने बताया नहीं आपको टोटल सेक्शन है कितने, क्या, ये पहले वो देख लो कि टोटल सेक्शन कितने हैं इस एक्ट में, है क्या क्या। ठीक है, एक बार फिर से यही रिवाइज किया गया है। राज्यसभा ने इसको 5 तारीख को पास किया, 5 तारीख को ये इंट्रोड्यूस किया था। किसने इंट्रोड्यूस किया था इसको? होम मिनिस्टर जो थे, अभी भी यही हैं, श्री अमित शाह जी। तो ये बिल उसी दिन यहाँ से राज्यसभा से पास हो जाता है, लोकसभा इसको नेक्स्ट डे पास करती है। तो इट केम इनटू फोर्स ऑन 31 अक्टूबर 2019। इस एक्ट के अंदर क्या क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ। इस एक्ट के अंदर क्या क्या है, 103 इसके सेक्शंस हैं, 14 इसके पार्ट्स हैं और 5 इसके स्केड्यूल्स हैं। देयर आर 103 सेक्शंस, 14 पार्ट्स एंड 5 स्केड्यूल्स। अच्छा जी, तो स्केड्यूल्स के ऊपर नजर डाल देते हैं एक एक करके। फर्स्ट स्केड्यूल क्या बोलता है? राज्यसभा यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर के लिए बताया, यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर के लिए फर्स्ट शेड्यूल बोलता है मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। तो ये राज्यसभा के मेंबर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, राज्यसभा के मेंबर्स की बात कर रहे हैं। तो कितने मेंबर्स है यहाँ पे? 4। जे.एंड.के यूटी के लिए राज्यसभा के लिए कितने मेंबर है? 4। तो सेक्शन 2 में शेड्यूल 2 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज की बात कर रहे हैं, यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। तो इसमें क्या है, 5 तो जम्मू कश्मीर की यूटी के हैं और 1 लद्दाख की यूटी के लिए। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए यूटी ऑफ लद्दाख से 1 और यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर से 5। असेंबली की कॉन्स्टिट्यूंसीज देखें अगर, तो सिर्फ जम्मू कश्मीर की है, लद्दाख की कोई है नहीं। लद्दाख की कोई असेंबली नहीं है, लद्दाख की कोई असेंबली नहीं है। ओथ एंड अफर्मेशन आते हैं शेड्यूल 4 में। ये शेड्यूल है, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4। तो ओथ एंड अफर्मेशन किसकी? जो मेंबर्स लेजिस्लेटिव असेंबली के बनते हैं या जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनते हैं, वो जब जीतते हैं ना तो वो ओथ लेते हैं, अफर्मेशन लेते हैं। तो 5th शेड्यूल में बताया है कि कौन कौन से लॉज हैं सेंटर के जो एप्लीकेबल होंगे जम्मू कश्मीर की यूटी के ऊपर और लद्दाख के ऊपर, और कौन कौन से स्टेट के लॉज है जो एप्लीकेबल रहेंगे फिर भी, और कितने स्टेट लॉज ऐसे हैं जो रिपील कर दिए जाएंगे, कितने जम्मू कश्मीर स्टेट के कितने लॉज ऐसे हैं जो अभी रिपील कर दिए जाएंगे, यहाँ पे हटा दिए जाएंगे, और कितने लॉज रिमेन इन फोर्स रहेंगे, कितने लॉज रहेंगे फोर्स में अभी भी पहले के जो लॉज हैं। तो ये 5th शेड्यूल में बताया गया है, 5th शेड्यूल में इसके बारे में बात की गई है। तो अगर हम इसको डिटेल में थोड़ा सा अभी देख ही लें इसके बारे में, तो सेंट्रल लॉज कितने यहाँ पे एप्लीकेबल है? 106, और जो स्टेट लॉज रिपील कर दिए गए हैं वो हैं 153 तो स्टेट के लॉ थे और 11 उसमें ऐड कर दो गवर्नर के लॉ, तो टोटल हो गए 164। अगर ऑप्शन में 164 हुआ तो इट्स ओके, नॉट बैड। ओके, 153 अगर ऑप्शन में तब भी ठीक। बात करें पार्ट्स की, तो पार्ट्स है 14 पार्ट्स है। देखो एक बार नजर डाल दो। पार्ट 1 प्रिलिमिनरी, इसके बारे में डेफिनेशन वगैरह इसके अंदर बताते हैं, और रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में बताएंगे। दूसरे में रीऑर्गेनाइजेशन कैसे करी गई है जे.एंड.के की, कैसे जे.एंड.के यूटी बनाई गई, कैसे लद्दाख यूटी बनाई गई, इनके बारे में दूसरे में लिखा है। और पार्ट 3 में लिखा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ लेजिस्लेचर, 4th में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ये के यूटी, 5th में डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, इनकी बाउंड्रीज फिर से रीडिफाइन करना,
6th में एसटीज और एससीज का रिजर्वेशन वगैरह इनके बारे में क्या है इस सीट्स के लिए। पार्ट 7 में लिखा है मिसलेनियस और ट्रांजिशनल प्रोविजंस के बारे में। पार्ट 8 कवर करता है हाई कोर्ट के बारे में। हाई कोर्ट के बारे में एक और इम्पोर्टेंट बात बता देती हूँ। जो हाई कोर्ट है ना वो कॉमन है जम्मू कश्मीर यूटी के लिए और लद्दाख यूटी के लिए। एक ही अभी भी कॉमन हाई कोर्ट है हमारे पास। पार्ट 9 देखें तो एडवोकेट जनरल ऑफ जेके यूटी होगा, पार्ट 9 में बताया गया है। पार्ट 10 में ऑथराइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज। पार्ट 11 में अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज की बात की गई है। पार्ट 12 में प्रोविजन एज टू सर्टेन कॉर्पोरेशंस एंड एनी अदर मैटर। पार्ट 13 में बताया गया प्रोविजन एज टू सर्विस। पार्ट 14 में बताया लीगल एंड मिसलेनियस प्रोविजंस। ये हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स। इसी एक्ट के बाद 2020 में कुछ और ऑर्डर आए हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन अडॉप्टेशन ऑफ स्टेट लॉज ऑर्डर। पहला फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर आया था 19 मई को और थर्ड जो ऑर्डर आया है ये आया 27 अक्टूबर को 2020 में। खैर इनके बारे में ज्यादा डिटेल जानने की जरूरत नहीं है। अभी जो पहला 2019 वाला है उसी के प्रोविजन हमने देखने हैं। आर्टिकल 239 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है पुडुचेरी मॉडल जो होगा, इस पुडुचेरी मॉडल वो अप्लाई होगा जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के ऊपर। ठीक है, आर्टिकल 239A जो है ना वो पुडुचेरी मॉडल के बारे में बताता है, तो यही अप्लाई होगा जम्मू कश्मीर के यूटी के ऊपर भी, इसी आर्टिकल की सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होंगे वो एडमिनिस्टर करेंगे जम्मू कश्मीर को सेक्शन 14 के अंदर, ये बताया गया। आर्टिकल 239A की बात चल रही है इसी के अंदर। और लेजिस्लेटिव असेंबली होगी अपनी 14(2) सेक्शन की बात चल रही है। लेकिन लद्दाख की ना अपनी कोई नहीं होगी लेजिस्लेटिव असेंबली। अच्छा जी, देखो दिल्ली की भी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है, पुडुचेरी की भी है और जेएंडके की भी है। आप सोचोगे कहाँ है, सीएम तो है ही नहीं। अरे अभी इलेक्शन ही कहाँ हुए हैं, अभी डिलिमिटेशन का वो चल रहा है ना प्रोसेस, जैसे कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी कितनी सबकी बाउंड्री डिफाइन हो जाएगी अच्छे से, उसके बाद यहाँ पे इलेक्शन करवाए जाएंगे और यहाँ पे प्रॉपर सीएम होगा। ठीक है, तो सीट्स हैव बीन इंक्रीज फ्रॉम 90 to 107। पहले 90 सीट्स होते थे, अब 107 कर दिए गए हैं। और इलेक्शन कमीशन जो है ना, इलेक्शन कमीशन इनको बढ़ा सकता है। इलेक्शन कमीशन इनको 107 से 114 कर सकता है। और यहाँ पर रिजर्वेशन होगी एसटीज और एससीज के लिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो नॉमिनेट कर सकते हैं 2 लेडीज को, जो किसके लिए, लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। अगर इनको लगे कि वुमेन की रिप्रेजेंटेशन कम है असेंबली के अंदर, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर किसी भी 2 लेडीज को यहाँ पे रिकमेंड कर सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं। अच्छा जी, तो यूटी ऑफ लद्दाख सेक्शन 3 के अंदर बनाई गई, इसी के अंदर। और इसमें कारगिल और लेह डिस्ट्रिक्ट हैं, और जम्मू कश्मीर की यूटी के अंदर सारे डिस्ट्रिक्ट हैं कारगिल और लेह को छोड़कर। और लेह के लिए लद्दाख की ना कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली है, लद्दाख की नहीं है। लोकसभा के अंदर यहां से एक ही सीट है, लोकसभा के अंदर यहां से सिर्फ एक सीट है। तो चीफ मिनिस्टर जो होगा वो लेफ्टिनेंट गवर्नर से एडवाइस लेगा सारे ही कैबिनेट डिसीजंस के लिए। 106 सेंट्रल लॉज यहाँ पे एप्लीकेबल हो चुके हैं, अप्लाई कर चुके हैं जेएंडके और लद्दाख में। 153 जो स्टेट के लॉज हैं वो रिपील कर दिए गए हैं, यही पहले भी बताया था। 166 जो है रिमेन इन फोर्स, स्टेट के पहले से जो लॉज हैं 166 वो अभी मतलब फोर्स में रहेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो आप यहां से। – 2005 हिंदू सक्सेशन एक्ट, इसके अकॉर्डिंग क्या था कि लड़कियों को भी, जो विमेन है उन्हें भी इनहेरिटेंस में इक्वल राइट्स मिल चुके हैं। तो ये यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू में भी, यहाँ जम्मू एंड कश्मीर में भी अप्लाई हो जाएगा। अब लड़कियों को भी इक्वल इनहेरिटेंस के राइट्स होंगे। और दूसरा जो रेस्ट्रिक्शन थी यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के ऊपर,
वो जो लॉ है सेक्शन 139 वो भी हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। अब ये भी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अब रेस्ट्रिक्शन नहीं होगी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर यहाँ पे कोई भी। और क्या क्या और भी कुछ चीजें हैं यहाँ पे, जैसे राइट टू एजुकेशन है, राइट टू एजुकेशन है 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 यहाँ पे लग जाएगा। आरटीआई लग जाएगी, आरटीआई 2005 वाला लग जाएगा यहाँ पे। और इंडियन पिनल कोड लग जाएगा, आईपीसी बोलेंगे, इंडियन पिनल कोड लग जाएगा यहाँ पे, जो 1860 वाला इंडिया में वही चल रहा है वो लग जाएगा यहाँ पे। आधार एक्ट है, आधार एक्ट लग जाएगा। आधार एक्ट पता है कब आया था? आधार एक्ट आया था 2016 में। ये भी एप्लीकेबल है जम्मू कश्मीर के ऊपर। और तो और यहाँ की जो पंचायत है ना, उनको भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग किया जा रहा है। यहाँ पे डोमिसाइल दिए जा रहे हैं इन लोगों को, डोमिसाइल सर्टिफिकेट की यहाँ का कौन और कौन नहीं। तो पंचायत मतलब लोकल जो सेल्फ बॉडी है उनको स्ट्रांग किया जा रहा है, लोकल सेल्फ बॉडी को। खैर ये तो यहाँ लिखा ही हुआ था, आरटीआई को स्ट्रांग किया गया। जम्मू कश्मीर में भी एक आरटीआई आई थी 2009 में, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2009 में यहाँ पे दिया गया था। लेकिन उसमें ना सारे प्रोविजन नहीं थे जो कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में सेंटर ने जब बनाया था उसमें थे। तो अब जो सेंटर वाला था आरटीआई एक्ट वो वाला लागू होगा, और जम्मू कश्मीर में 2009 में जो आया था वो वाला नहीं होगा, उसे खत्म कर दिया गया। एंटी करप्शन ब्यूरो यहाँ पे बनाया जाएगा डायरेक्ट कंट्रोल में लेफ्टिनेंट गवर्नर के। और जो हाई कोर्ट वो तो बता दिया कॉमन रहेगा, सेक्शन 75(1)(a) के अंदर आता है। कॉमन है जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूटी दोनों के लिए ही कॉमन रहेगा हाई कोर्ट। अच्छा जी, कुछ और चीजें भी हैं, जैसे जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो किस किस चीज के लिए लॉ बना सकती है, किसके लिए नहीं बना सकती। देखो आप, स्टेट लिस्ट के लिए लॉ बना सकती है हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली, और कॉन्करेंट लिस्ट के लिए भी बना सकती है। लेकिन तरीका क्या है, स्टेट लिस्ट में पुलिस और जो ऑर्डर होता है लॉ एंड ऑर्डर उनको छोड़ के, ठीक है, एंड लॉ एंड ऑर्डर को छोड़कर बाकी सब के लिए बना सकती है। जो भी स्टेट लिस्ट में जो चीजें हैं ना, होती है यूनियन लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट, एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में सेंटर और स्टेट दोनों में आ जाते हैं वो सब्जेक्ट। स्टेट लिस्ट में सिर्फ स्टेट के हाथ में होते हैं। यूनियन लिस्ट में सिर्फ वो वाले जो सब्जेक्ट है यूनियन के पास होता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है सिर्फ। तो स्टेट लिस्ट के सारे ही सब्जेक्ट्स के ऊपर, सारी ही चीजों के ऊपर लेजिस्लेटिव असेंबली हमारी कानून बना सकती है, एक्सेप्ट पुलिस एंड लॉ एंड ऑर्डर। और कॉन्करेंट लिस्ट में वैसे ही जैसे बाकी यूटीज कर सकती हैं वैसे ही जम्मू कश्मीर की यूटी भी कर सकती है, जो कि कॉन्करेंट लिस्ट के जो भी चीजें हैं उनके ऊपर बिल्कुल वैसे ही कर सकती है। और सेंटर क्या कर सकती है, यहाँ पे सेंटर जैसे बाकी यूटीज के ऊपर काम कर रही है वैसे ही जम्मू कश्मीर के ऊपर भी कर सकती है। उनके ऊपर पूरा राइट है उनके पास, जैसे बाकी यूटीज के लिए लॉ बना सकते हैं वैसे यहाँ के लिए भी बना सकते हैं। तो जो एडवोकेट जनरल होंगे, एडवोकेट जनरल की बात हुई थी अभी थोड़ी देर पहले कि वो होंगे एडवोकेट जनरल जो होंगे ना, यहां बता देती हूँ, वो एडवाइस करेंगे हमारी गवर्नमेंट को किसी भी कैबिनेट के डिसीजन में। तो एडवोकेट जनरल जम्मू कश्मीर की यूटी के लिए होंगे वो, ठीक। अच्छा जी, रणबीर पिनल कोड को रिप्लेस कर दिया गया है इंडियन पिनल कोड से, और जेके क्रिमिनल पिनल कोड, जेएंडके सीआरपीसी को रिप्लेस कर दिया गया है सेंट्रल सीआरपीसी। सीआर मतलब क्रिमिनल पिनल कोड। ये चीज आपने याद रखनी है। यहां से लद्दाख की कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, जम्मू कश्मीर की है। फिर से आप याद रखो ये चीज, 103 सेक्शन है, 14 पार्ट है और 5 शेड्यूल हैं। अच्छा, तो इसमें मेन चीजें किस किस चीज पे फोकस किया गया है, लेजिस्लेटिव असेंबली के ऊपर और हाउस ऑफ पीपल। इसमें इसके अंदर क्या, लेजिस्लेटिव असेंबली को बनाना, कंस्ट्रक्शन एंड एबॉलिशमेंट, कंडीशंस ऑफ सिलेक्टिंग मेंबर्स और पावर एंड ड्यूटीज ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। चीफ मिनिस्टर के बारे में और लेफ्टिनेंट गवर्नर और इलेक्शन कमीशन, इनके बारे में फोकस किया गया है ज्यादा, और इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और इसके पहले जो हमने देखा हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर,
उसमें कुछ फैक्चुअल पॉइंट है जो हमने बताए नहीं है। कॉन्सेप्ट तो देख लिया, लेकिन फैक्चुअल जो पॉइंट है बीच में कई बार ये भी पूछ लिए जाते हैं, या मैच द फॉलोइंग आ जाता है कई बार, तो हमें मालूम होना चाहिए एटलीस्ट उनके बारे में भी। तो जब 1947 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हो जाता है ना इंडिया के साथ, तो जम्मू कश्मीर बन जाती है इंडिया की एक टेरिटरी, इंडिया की एक स्टेट। इससे पहले क्या होती है, इससे पहले एक प्रिंसली स्टेट होती है, उसके बाद ये इंडिपेंडेंट हो जाती है जब अंग्रेज चले जाते हैं। मतलब जब अंग्रेजों ने घोषणा कर दी कि हम भाई इंडिया को इंडिपेंडेंट कर रहे हैं, तो उस टाइम में इन्होंने डिसाइड किया कि हम भी इंडिपेंडेंट रहेंगे, हम ना पाकिस्तान के पास जाएंगे ना इंडिया के पास जाएंगे, नो पाकिस्तान नो इंडिया। लेकिन उन्होंने एक और कंडीशन रखी कि जो हम पे हमला करेगा हम उसके अपोजिट वाले के साथ जाके मिल जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान से रहा नहीं, क्योंकि जल्दी जल्दी हमला कर दिया उन्होंने। तो इसके बाद ये इंडिया के साथ मिल जाते हैं। मजबूरी भी होती है क्योंकि बहुत बड़ा खतरनाक हमला होता है उनकी तरफ से, कबायलियों के साथ मिलकर उन्होंने हमला किया था। तो हमें यहाँ पे सिक्योरिटी के चक्कर में मिलना पड़ा, ठीक है। तो हरि सिंह जी को यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो था साइन करना पड़ जाता है इंडिया के साथ उस टाइम पे। तो उसके बाद यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो होते हैं मेहरचंद महाजन। एक्चुअली क्या है ना, 1947 से पहले भी मेहरचंद महाजन ही थे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, और उसके बाद भी ये रहे कुछ टाइम के लिए, ठीक। तो जब इलेक्शन हुए तो फर्स्ट जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर थे वो थे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, इनकी पार्टी थी नेशनल कॉन्फ्रेंस, आपको पता ही होगा। तो इन्हीं के आगे जो बेटे हैं फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे हैं उमर अब्दुल्ला, तो ये सीएम भी रहे। पूरी फैमिली बहुत पहले से ही मतलब ये पॉलिटिक्स में है। तो जो इनके फादर होते हैं ये बन जाते हैं मिनिस्टर। कौन होते हैं फिर, फर्स्ट देखो अप टू 1965 यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होते हैं और गवर्नर नहीं होता कोई। लेकिन 1965 के बाद यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हो जाता है स्टेट का और एक गवर्नर होता है, ठीक। तो चीफ मिनिस्टर यहाँ पे कौन होते हैं, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर बनते हैं गुलाम मोहम्मद सदीक, और फर्स्ट गवर्नर बनते हैं यहाँ पे डॉक्टर करण सिंह। लास्ट प्रधानमंत्री कौन थे फिर यहाँ के, गुलाम मोहम्मद सदीक। देखो जब गुलाम मोहम्मद सदीक यहाँ पे उस टाइम में पीएम थे, प्रधानमंत्री थे जम्मू कश्मीर के, तो जैसे ही 1965 आया यहाँ पे सिस्टम चेंज हो गया, अब सीएम बन गए, तो यही यहाँ पे सीएम बन गए, सिंपल। तो गुलाम मोहम्मद सदीक पहले चीफ मिनिस्टर हैं हमारी जम्मू कश्मीर स्टेट के, ओके। तो लास्ट चीफ मिनिस्टर कौन थे फिर, ये थी महबूबा मुफ्ती जी। तो महबूबा मुफ्ती कब तक थी ये, 2018 तक, 20 जून 2018 तक। उसके बाद यहाँ पे गवर्नर रूल लग जाता है। इनकी सरकार थी बीजेपी और पीडीपी की गठबंधन सरकार आई थी इनकी, लेकिन बहुत ज्यादा देर तक चली नहीं थी। फिर लास्ट गवर्नर जो थे सत्यपाल मलिक। महबूबा मुफ्ती जो है फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर है जम्मू कश्मीर की। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, फर्स्ट वुमेन सीएम, ठीक। तो लास्ट गवर्नर कौन थे, लास्ट गवर्नर थे सत्यपाल मलिक जी, जो कि 30 अक्टूबर 2019 तक थे, क्योंकि 31 अक्टूबर को ही यहाँ पे JKUT बन जाती है और JKUT के यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, फिर गवर्नर नहीं होते। 30 अक्टूबर 2019 तक ही सत्यपाल मलिक जी जो थे वो गवर्नर थे। तो लास्ट गवर्नर हमारे स्टेट के यही हैं। फिर फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन आए, गिरीश चंद्र मुर्मू। 6 अगस्त 2020 तक ये रहते हैं, 31 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर 2019 से। जब वो J&K स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लागू हुआ ना, तब से श्री गिरीश चंद्र मुर्मू ही थे। लेकिन उसके बाद फिर 6 अगस्त 2020 को यहाँ पे दूसरे लेफ्टिनेंट गवर्नर आते हैं, इनका नाम है मनोज सिन्हा, और अभी तक भी यही चल रहे हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।